हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे भाई, और अपनी तैयारी में चार चांद लगाए होंगे। तो आज इस श्रृंखला के साथ आज ये लास्ट वीडियो होगा इसका। जो भी 5 नंबर वाले कितने बाबू, 5 नंबर वाले और 3 नंबर वाले जितने क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में ही आपने बोला था वो सारा का सारा न्यूमेरिकल आज इसमें मिल जाएगा। कोई छोड़ूंगा नहीं। जब तक खत्म नहीं होगा तब तक भाई पूरा करा दूंगा। आपने कहा सर लॉन्ग वीडियो चाहिए, साथ ही साथ आप लोग बता रहे हैं कि भाई पूरा एक बार में कराया जाए क्योंकि समय बचा नहीं है। तो कोशिश पूरा यही रहेगी, अब चिंता मत करिए। ए वाला क्वेश्चन देखो, हाइड्रोजन वाला। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपने देखा होगा, दोनों सेट में भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है लाइमन बामर पार्सन ब्रैकेट फुंड इसमें से नहीं आया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो दिख रहा है क्वेश्चन ना, ये भी वहीं का क्वेश्चन है। तो इसमें करना क्या भाई, तो जहां भी हाइड्रोजन आ जाए तो मैं इसलिए याद करा दिया हूं, उसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, लाइमन बामर पाइसन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी, ये भी जरूर जरूर आप याद कर लीजिएगा जरूर से, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा है तो बता दीजिएगा, मैं उसको करा दूंगा लगातार। लाइमन बामन पाइसन वाले को भी मैं करा दूंगा, कल ही करा दूंगा, चिंता करने की बात नहीं है। अगर चाहिए तो बता दीजिएगा कि कल ही सर करा दीजिए, समय नहीं बचा हुआ है क्योंकि इसके बाद। अब ध्यान से सुनो, यह जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन का नेचर क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन से हमें बात करना है, क्वेश्चन बता क्या रहा है, और उस क्वेश्चन से ही बात करने पर पता चलेगा कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो थोड़ा सा सीरियस होकर देखना मेरे भाई। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 5 × 10⁻⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में इतना मीटर पर सेकंड की चाल से चक्कर लगाता है। इसके समतुल्य वैद्युत धारा का मान ज्ञात करिए। तो क्वेश्चन बहुत शानदार है, थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये ले लो भाई, मान लेते हैं ये हाइड्रोजन है और इसके नाभिक का मीटर त्रिज्या दिया हुआ है। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, त्रिज्या दिया हुआ भाई, त्रिज्या कितना दिया जी, 5 × 10⁻⁻11 मीटर की त्रिज्या दिया हुआ है। और एक क्या दीजिए, वेलोसिटी दिया हुआ है। वेलोसिटी क्या दिया बाबू, वेलोसिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। हमसे पूछा क्या है जी बाबू, आई पूछा है। आई क्या होगा, तो हम कहेंगे सर ये तो आई पूछा है, हमें आई के बारे में तो ये क्यू चाहिए, सर दिया ही नहीं है। टी चाहिए, दिया ही नहीं है। तो आप ध्यान से सुनना, दिमाग क्या लगाओगे भाई मेरे, चूंकि Q इक्वल टू होता है I के साथ T, और I इक्वल टू हो जाएगा Q अपान का T, और मैं यहां लूंगा I इक्वल टू Q अपान का कैपिटल T। टाइम क्या है जी, पूरा एक रिवॉल्यूशन एक बार ऐसे चलेगा। तो भैया थोड़ा आप बताओ मुझे, अगर आप सर्कल पढ़े होगे तो एक राउंड चलेगा, ए हो गया वृत्त। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है जी, 2πr। तो दूरी निकल गया। तो एक फार्मूला होता है कि समय बराबर दूरी बटे में चाल। समय सॉरी समय बराबर क्या होता है जी, दूरी। दूरी कितना है जी, 2πr, चाल क्या दिया भी। मतलब बस यही दिमाग में लगाना था कि यहाँ समय के जगह पर 2πr अपन का भी रख लीजिएगा, बाकी कोई चेंजिंग करने के लिए नहीं है भैया। इतनी बात समझ में आ गई हो तो बताइए, इतनी बात देख लीजिए एक बार। सबसे पहले समय चाहिए था, समय नहीं दिया है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी एक राउंड चलेगा 2πr, चाल क्या दिया जी, भी दिया हुआ है, तो वो निकल गया। आर दिया है 5 × 10⁻⁻11 मीटर दिया होगा भाई मेरे, यह मीटर दिया हुआ है। वेलोसिटी दिया हुआ नहीं, चाल दिया हुआ है उसका 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। और आई हमसे पूछ रहा है क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी। यहां तक लिखना आई बराबर क्यू बाई टी, यहां से मैं लिखूंगा क्यू इक्वल, सॉरी ए भाई, यहां से मैं लिखूंगा आई इक्वल टू क्यू अपन का टी के जब क्या हो जाएगा, 2πr, लिख लो यहां से, अपान में भी, अपान में हो जाएगा भी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है भाई। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन, मतलब जो चार्ज क्यू होगा वहां क्या रख लेना भाई, इलेक्ट्रॉन रख लेना। बस सारा का सारा गेम खत्म हो गया। अब बस सॉल्व कर लीजिए। आई इक्वल टू क्यू की जगह हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ई, हई वाला भी जाएगा ऊपर, इनटू में हो जाएगा भी, नीचे हो जाएगा 2πr। फार्मूला ही मेन था, मैंने फार्मूला ला के दे दिया।
एक नया फार्मूला मिल गया भाई आपको पहली बार। आई बराबर ई वी अपान 2 पाई आर। ई दिया हुआ है, वेलोसिटी वी भी दिया हुआ है, ई दिया है, वेलोसिटी भी दिया है, आर पता है, पाई पता है, दो को तो भाई दो ही रखेंगे, सारा ला के रख लेना है, सॉल्व हो जाएगा। कहो तो बता दे भाई। थोड़ा सा देखते हैं, इसको ऊपर लेके चलते हैं। ई हाँ, अब देखो एक एक वैल्यू मैं पुट करने चल रहा हूं, एक एक वैल्यू मैं पुट करने चल रहा हूं भाई, ध्यान से सुनना। इसी के नीचे मैं स्टार्ट करता हूं। तो आई इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना भाई, आप लोगों को स्क्रीन शॉट लेने में दिक्कत होता है। चलो भाई नेक्स्ट पेज बताता हूँ। ई वी, इतना ध्यान रखना, ये क्या है, ई वी अपान में 2 पाई आर, इतना ध्यान रखना क्या क्या रखना है, ठीक है जी। तुरंत मैं रख रहा हूं अगले पेज पर। हमें बताना है आई इज इक्वल टू ई इंटू में भी बट्टे में क्या था, 2 पाई आर। देख लो एक बार, ई भी बट्टे में 2 पाई आर दिया हुआ है, रख लो वैल्यू। आई इजकल टू ई कितना होता है जी, 1.6 10 के पावर माइनस में 19 गुलाम इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है। वी कितना दिया है क्वेश्चन में, वी कितना दिया है क्वेश्चन में भाई, वी कितना दिया है 2.2 10 के पावर 6, 2.2 2.2 10 के पावर दिया है 6, नीचे दिया है 2, पाई का मान होता है 3.14, 3.14, और भी आगे रख सकते हैं भाई आपकी मर्जी। आर त्रिज्या कितना दिया भाई, सर्कल का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 5 × 10 के पावर -11, 5 × 10 के पावर -11, सारा वैल्यू पुट कर लिया। मेन दिक्कत ये है कि आपको फार्मूला नहीं पता है, दिक्कत है ये है क्योंकि फार्मूला यहाँ कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि करना क्या है। तो करंट पूछा है, दिया है, वेलोसिटी और रेडियस दिया हुआ है, तो एक राउंड घुमा ना, तो भाई एक राउंड घुमा तो क्या हो जाएगा भैया मेरे, तो भाई 2 पाई आर होता है, और रेडियस दिया हुआ है, तो वहीं से मैंने बोला समय इक्वल टू क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे में चाल, उसको लाके रख लीजिएगा। जैसे ही उसको लाके रखेंगे तो भैया थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब कैलकुलेशन क्या करेंगे, अब देखिए हो गया। अब यहां से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लो 16 से, 16 दूना 32 और 16 दूना 32, 3 कितना हो जाएगा 35, 0.1 और ये कितना हो जाएगा 2 अंक पे हो जाएगा। 10 के पावर माइनस का 19 और प्लस का 6, माइनस का हो जाएगा 13। नीचे बात देख लो, 2 से 2 चौको 8, 2 करने 2, 2 तिहाई 6, 6.28 गुणे, ये ऊपर भेज देते हैं भैया, ऊपर भेजते हैं। 10 के पावर -11 है, 10 के पावर क्या हो जाएगा प्लस का 11। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, यहां से मेरा क्या बचेगा जी, 352 में 628 से भाग दोगे 6.52, 1 मिनट, दशमलव के बाद यहाँ भी 2 का अंक है, दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है, नियर अबाउट। तो मैं क्या कर दूंगा जी, खत्म कर दूंगा दशमलव को, 352 बटे में 628 गुणे 10 के पावर -13 और 11, कितना हो जाएगा जी -13 और 11 हो जाएगा -2। हमारा ये क्या है जी, करंट आ रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब कहोगे सर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा भाई, तो कैलकुलेशन आप घर पे कर लीजिएगा। 0.112 आएगा, जब इसको करेंगे 0.112 समथिंग बहुत ज़्यादा आएगा, तो इसको डिवाइड कर लीजिएगा, 10 के पावर हो जाएगा -2 एम्पियर। इतना छोड़ सकते हो, या आई इक्वल टू दशमलव को जब हम दाहिने साइड में लेके जाएंगे 1.12, तो 10 की पावर राइट साइड में जाएगा, पावर राइट साइड में जाएगा, तो यहाँ क्या होता है माइनस होता है, -2 है और -1, दशमलव एक अंक भगा है तो -1 -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा एम्पियर। इतना आप आंसर लिख सकते हो, इतना आप आंसर लिख सकते हो। या आई इक्वल टू 1.12, इसका मतलब क्या होता है जी, मिली एम्पियर, इतना आंसर आपका हो जाएगा। एक बार ससरी निगाहों से देख लो, कहोगे सर क्वेश्चन तो 3 नंबर का है, इतना करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना भाई, हाई तो पूरा क्वेश्चन जो दिया है वही लिखा हूँ, यहाँ से यहाँ तो फार्मूला बताया हूँ, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कहाँ किया भाई, जो दिया है वो लिख दिया, यहाँ से मैं फार्मूले को ड्राइव किया हूँ, कैसे फार्मूला लाना पड़ेगा। आई इक्वल टू ई बी अपॉन में क्या होता है जी 2 पाई आर, जैसे ये फार्मूला आ गया वैसे लाके वैल्यू पुट कर लिया हूँ, एक पेज में ये भी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं भाई एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ तक हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन करना है भाई। लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग कहाँ तक थे? भाई देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको समझने में पूरा दिमाग लगा लेना। और ये देखो भाई 5 नंबर का है, इसलिए मैं कह रहा हूं आसान है। अल्फा कण भी बोल्ट के विभवांतर से त्वरित होकर एक नाभिक, परमाणु क्रमांक कितना दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, से टकराता है। यदि कण की नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी, नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी का दिया आर है, तो सिद्ध कीजिए कि आर बराबर इतना होगा। ये प्रूविंग वाला है भाई, प्रूविंग वाला है। तो फिगर से मैं आपको समझा दे रहा हूं, और जैसे ही समझ में आ जाएगा तो आप हमें बताइए भाई कि ये क्वेश्चन कितना आसान है। इसमें थोड़ा सा यूज क्या करना है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दो निकालना होता है। दिमाग में थोड़ा सा आइडिया लीजिए। गतिज ऊर्जा क्या होता है बाबू, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी, तो वहां पढ़े हो, यहाँ पढ़ाया गया था आपको जब दो आवेश हो। चलो भाई अभी पहले बताएंगे तो बुझाएगा नहीं, इसलिए कि फोटो, बिना फोटो के तो आप बुझेंगे नहीं। अब ध्यान से सुनना, ए फिगर समझो, ए अल्फा पार्टिकल है, यह अल्फा पार्टिकल है। अंग्रेजी ना लिखेंगे, हिंदी लिखेंगे भैया, छोटे सा अल्फा कण है। अल्फा कण बोला है भी वोल्ट से, क्या जी भैया, भी वोल्ट से विभवांतर से त्वरित हुआ है। और कहाँ गया जी, कोई नाभिक है, कोई नाभिक है, और नाभिक के सेंटर में क्या दिया जी, उसका चार्ज जेड ई होता है, जेड ई दिया हुआ है भाई। और अल्फा कण क्या होता है जी, 2 ई होता है। तो ये भैया ऐसे 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 जाएगा, इसके पास जाएगा, यहां जैसे पहुंचेगा तो टकराएगा। तो यानी कि ये सरफेस वाला इसका चार्ज ये कितना हो जाएगा जी, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और दोनों के बीच क्या बोला है जी, भी वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होकर नाभिक से टकराता है। कण की नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी, मतलब ए वाला दूरी कितना दिया है जी, आर दिया हुआ है। तो सिद्ध कीजिए कि आर की वैल्यू इतना होगी। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो सबसे पहले मैं आपसे बात कहूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम भी स्क्वायर। एम मतलब मास ऑफ क्या होगा बाबू, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा। फिर से बात कर रहे हैं, और पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ हिंट कर दे रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी देखो, आप पढ़े हो तो इफ यहाँ देखना, पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन का क्या होता है आर। पढ़े हो नहीं पढ़े हो? ए वाला फार्मूला मैं यहाँ लगाने चल रहा हूँ। तैयार हो, तैयार हो कि नहीं बाबू? तो चलो मैं लिख रहा हूँ, अब एक एक चीज मैं लिख रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य देके आप इसको समझने की कोशिश करिएगा कि जब यह अल्फा पार्टिकल कूदते हुए यहाँ टकराएगा तो यहाँ पर उसकी गतिज ऊर्जा और क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा, दोनों आके सिमट जाएगी और यहाँ से भागना स्टार्ट करता है ना। अगर ज्यादा है, सीधे आपको नाभिक की बात बोला है, तो अगर नाभिक से टकराता है तो 180 पे ही भाग जाता है। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट में बता रहा हूं। तो यहाँ पर आएगा तो कह रहा है इस पॉइंट पर उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के दोनों आपस में हो जाएंगे समान। तो मैं दोनों को क्या कर लूंगा, तुलना कर लूंगा, डायरेक्टली हमको यहाँ तक हम पहुंच जाएंगे। समझ में आ गई? चलिए, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होता है जी, हाफ एम वी स्क्वायर। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो कहोगे भैया यहाँ तो ना मास दिया है ना वेलोसिटी दिया हुआ है। मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, मैं आपको एक फार्मूला, होता क्या जी, v इक्वल टू डब्ल्यू अपान का क्यू, v इक्वल टू डब्ल्यू अपान का क्यू। ये आप पढ़े हो ना, तो मैं यहाँ नया बता रहा हूँ। अभी मैं आपको पूरा क्राइटेरिया बता के तब समझाऊंगा, चिंता मत करिएगा। v इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपान का क्यू होता है। तो अगर मैं यहाँ से पूछूं w क्या हो जाएगा, एक कार्य ये हो जाएगा Q इंटू में v। समझ में आ गया? तो मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ काम करना पड़ेगा, वही जो कार्य है वही तो ऊर्जा होती है, और वही होगी हमारी गतिज ऊर्जा। समझ में आया कि नहीं? यही जो W होगा वही गतिज ऊर्जा का काम करेगा, और उसकी वैल्यू होगी Q इंटू में भी। Q की जगह पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन में कौन है, दो अल्फा पार्टिकल जा रहा है, तो 2e होता है उसका चार्ज। समझ में आ गया? तो 2e इंटू में भी। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब मैं चल रहा हूँ इसका डेरिवेशन करने। समझ में आ गया? इस सारा क्राइटेरिया समझ गए होंगे, तो मैं अब चल रहा हूं नए पेज से इसको करने।
चलिए अब ध्यान से सुन लीजिएगा एक एक पॉइंट। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बाबू? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। हमने क्या बोला जी? Q इंटू में V। क्यू मतलब जी क्या जा रहा है? अल्फा पार्टिकल जा रहा है, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। और ये हो जाएगा V, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर भैया एक काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अगर यहां तक आ गया है तब अब मैं इसके बाद बताता हूं स्थितिज ऊर्जा हमारी क्या होगी। अब देखना स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। यहां से स्थितिज ऊर्जा क्यू से लिखते हैं। क्या होगा जी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्या होता है जी? Q1 Q2 अपान का R। इतना पता है फार्मूला? इतना फार्मूला पता है तो ले जाके उसको रख लीजिएगा। यहाँ से U इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको पता होगा, सीधे वैल्यू या तो K रख के बाद में वैल्यू पुट कर लीजिएगा। ध्यान से सुनना, ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹। चार्ज Q1 देखो, फिगर फिर समझा देगा, फिगर देख लो। चार्ज Q1 क्या दिया जी? अल्फा पार्टिकल। और चार्ज Q2 क्या है? न्यूक्लियस है, तो क्या हो जाएगा? Zd हो जाएगा। तो वही मैं रखने चल रहा हूं, तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। Q1 क्या हो जाएगा जी? Q1 हो जाएगा, पीला पीला आपको मजा आता है ना। Q1 हो जाएगा हमारा 2 इलेक्ट्रॉन इंटू Q2 हो जाएगा हमारा Zd। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? R। इतनी बात समझ में आ गई हो तो बताइए। दो बात ही हमको समझाना था, और दोनों बात अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। इतनी बात बताइए समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब मैं बोला हूं कि वहां क्या होगा जी? जो गतिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही आपस में हो जाएंगे बराबर। जब दोनों में हो जाएंगे आपस में बराबर तो मैं कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं। हियर, हियर गतिज ऊर्जा वाला क्या है? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। देखो भाई आराम से समझना, दो चीज बताया गया है। पहला क्या है? गतिज ऊर्जा। मैं आपको समझा दिया हूं कि आप गलती क्या करोगे। ये हाफ एम का पढ़े हो, यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ क्या लगेगा? वर्क डन वाला। V इक्वल डब्ल्यू अपान में क्यू, डब्ल्यू क्यू इंटू में भी। पहले ही सिखा दिया हूं कि ये आप याद कर लीजिएगा, क्यू इंटू में भी, ये पता रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा बोला है स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? एमजीएच भी पढ़े होगे, लेकिन यहाँ नहीं होगा। यहाँ दो चार्ज दिया हुआ है और वहां आप डेरिवेशन किए हुए हैं। के Q1 Q2 अपन में आर होता है, तो वही के की वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो 9 × 10⁻⁹ Q1 2 हो गया, ए Q2 हो गया। दोनों को बराबर दिखाना है। ये देखो 2E वेलोसिटी भी हो गया V। कोई दिक्कत? सॉरी वेलोसिटी नहीं है भाई मेरे, बार बार ये वोल्टेज हमारा क्या है? V। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा जी? 9 × 10⁻⁹ और क्या दिया जी? 2 इंटू में 2E इंटू में ZE अपान हो जाएगा R। कुछ कटने वाला है तो काट लो। देखो 2 से कटेगा हमारा 2, E से कटेगा हमारा E। जौन कटना पिटना है काट लिया, किनारे कर दो। बताना क्या है जी? इसको R को मैं यहाँ भेज रहा हूँ, V को यहाँ भेज रहा हूँ। ध्यान से देखना, R को यहाँ भेज रहा हूँ, V को वहां भेज रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ आ जाओ भाई, ये हो जाएगा R इक्वल 9 × 10⁻⁹। देखो आर यहाँ आ जाएगा, 9 × 10⁻⁹ बचा है ZE, तो इंटू में E इंटू में Z, और अपान में ही चला जाएगा वहां भी। अब देखो Z अपान भी मुझे मिल गया है। थोड़ा सा देखो डेरिवेशन में लाना है, Z अपान भी मिल गया है, यानी कैलकुलेशन करना है, इतना ही आसपास आएगा। तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है, आपको सारा चीज दिया हुआ है। तो देख लीजिएगा यहाँ से R इक्वल टू ये है 9 × 10⁻⁹। इलेक्ट्रॉन होता है 1.6, 10⁻⁻⁻19, ये रहा जेड अपन का भी। तो R इक्वल टू 16 × 144, दोनों को गुणा करेंगे 144 दशमलव यहाँ लग जाएगा भाई।
इंटू में 10 के पावर -19 और +9 माइनस का हो जाएगा 10 जेड अपान का भी। कई बार आपसे ए ही पूछ लेता है, ए पूछ लेता है तो ए भी प्रूव कर सकते हैं, या ए हो जाएगा आर। मैं आपको एक बात बता दूं, चूंकि होता है 10 के पावर -10 बराबर 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, तो यहां से आर इक्वल टू हो जाएगा 14.4 जेड अपान का भी, ए हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। अब प्यार से देखो ये 5 नंबर का क्वेश्चन कितना आसान है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन कहने के लिए भाई, लेकिन इतना आसान है, इतना आसान है कि इसको छोड़ना सबसे बड़ी आपका दुर्भाग्य होगा और आता है छोड़ते हैं तो। क्योंकि ध्यान से सुनो, ये दिया है जो अल्फा कण भी बोल्ट के विभवांतर से त्वरित होकर नाभिक से टकराता है। हमने कहा ये अल्फा कण है, भी वेग से जा रहा है और भी बोल्ट से त्वरित हुआ है, और यहां जाके क्या हुआ, टकरा गया। टकराता करक यदि कण की नाभिक के निकटतम पहुंचेंगे दूरी, तो मतलब नाभिक पर नहीं पहुंच रहा है, नाभिक के निकटतम पहुंच रहा है, वो दूरी इनके बीच कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध करना है आर बराबर 14.4 जेड अपान भी एंगस्ट्रॉम। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो तुरंत देख लेना भाई, ये तो पूरा मैं भूमिका बता दिया हूं, कैसे फिगर बना के आपको समझाया गया। फिर बोला हूं गतिज ऊर्जा दिया हुआ है और पोटेंशियल एनर्जी, दो चीज पढ़ना है, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा इस पॉइंट पे। तो देखो v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू, डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इंटू में भी हो जाएगा भाई। तो देखो यही फार्मूला अप्लाई किया हूं, गतिज ऊर्जा बराबर क्यू इंटू में क्या हो जाएगा जी, भी हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर 2 ई इंटू में भी है, क्यों क्यू क्या जी, अल्फा कण दिया हुआ है, 2 इंटू में ई इंटू में भी हो गया। फिर स्थिर ऊर्जा निकाला हूं, यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R होता है। तो भाई इसकी वैल्यू होता है 9 × 10 के पावर 9। Q1 दिया है 2 इलेक्ट्रॉन अल्फा कण है, Q2 दिया है उसका नाभिक का जेड हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारा R। अब मैं क्या बोला हूं, दोनों ही आपस में इक्वल होंगे हियर। जब हियर दोनों ही आपस में इक्वल होंगे, मैं दोनों की वैल्यू लाके पुट कर लिया, 2 2 कट गया, ई कट गया, यहां बचेगा v इक्वल्स। तो अब ध्यान से सुनना, यहां मैं क्या क्या हूं, आर को यहाँ भेज दिया हूं और भी को यहाँ, इंटरचेंज हो गया है। जब इंटरचेंज हुआ है तो आर यहाँ गया, भी यहाँ गया, 2e तो खत्म हो गया मेरे भाई। तो ध्यान से सुनिए, अब आर वहां गया, 9 × 10 की पावर 9, ये है जेडी अपान का भी। मैं क्वेश्चन में देखा जेड और भी को छेड़ा नहीं है, तो जेड और भी को किनारे कर दिया भाई हमने भी। अब देखो 9 × 10 की पावर 9, ये है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 10 की पावर -19 कूलाम, लाके हमने रख लिया, गुणा किया 16 9 144.1 अंक पे है, लगा दिया, 9 है -19 है, माइनस का 10, जेड अपान भी, ये भी सही है। या एंगस्ट्रॉम में पूछा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1 एंगस्ट्रॉम, तो जेड अपान भी बगल में क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम। उम्मीद करते हैं यह डेरिवेशन बहुत ही शानदार था और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो बताइए, नोट करिए इसको अच्छे से। यह डेरिवेशन अब तक का सबसे शानदार लाजवाब है, और थोड़ा सा ये दिल कह रहा है, थोड़ा सा ये दिल कह रहा है कि यह छपेगा, पक्का छपेगा, पक्का एग्जाम में छप रहा है भाई। तो मैं लिख दूं यहाँ, बार बार लिखता हूं जैसे, 100% छपेगा, 100% छपेगा भाई, 100% छपेगा, कह रहा हूं ना, सब दिखाऊंगा आपको प्रूफ, चिंता मत करिए। यह देखो भाई 100% छपेगा, इसलिए बोला गया है कि यह क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ध्यान से देखिएगा। कई लोग कहते हैं पिछले साल आते इस साल में आएगा, अरे भैया तोरे सेट में तो आएगा, जरूरी थोड़े किस सेट में आया था, 7 सेट है, एक ही पेपर आता है ना आपके पास। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कौन सा पेपर आपको मिलेगा जानकारी नहीं है, यह क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके बाद केवल हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन ही कर रहे हैं आज। तो लॉन्ग क्वेश्चन की श्रृंखला में एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन की श्रृंखला में भाई कौन सा नंबर है जी, अथवा करके दिया हुआ है, इसी का अथवा दिया हुआ है। यदि प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहेंगे तो इसको भी करा देंगे, लेकिन पहले मैं न्यूमेरिकल करा दूं, क्योंकि प्रकाश वैद्युत प्रभाव वाला तो भाव आप लिखे होंगे, और नहीं होगा इसमें भी क्या पूछा हुआ है जी, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण हमको लिखना है। तो इसके बाद मैं उसको बता दे रहा हूँ, पहले मैं न्यूमेरिकल करा दूं, ये हो गया पहले न्यूमेरिकल। दो समांतर तारों में, ध्यान सुनिएगा, बोल रहा है कि दो समांतर तार है, यह डेरिवेशन पहले थोड़ा सा याद करिए कि दो समांतर तारों में जिनकी पारस्परिक दूरी, दोनों के बीच की दूरी 0.06 मीटर है, समान धारा एक ही दिशा में, समान धारा
एक ही दिशा में, अगर I1 है ये I2 है, दोनों धारा आपस में बराबर बोल रहा है, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा I2। दिशा में बह रही हैं, दोनों के मध्य प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला आकर्षी बल इतना न्यूटन है, प्रत्येक तार में बहने वाली धारा का मान बताइए। जैसे ही फिगर मैं बनाया हूं, आपके अंदर इसका फार्मूला कूद कूद के आ रहा होगा, तो ये अगर समझ में आ गया होगा तो आसानी से कर लेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? फोटो समझ में आ गया? फोटो समझ में अगर आ गया होगा तो मैं इसको बताने चल रहा हूं। सबसे पहले दिया क्या है, सबसे पहले दिया क्या भाई, दिया तो है लालटेन भी दिया होगा भाई, आर दिया हुआ है। क्या दिया जी? आर। दोनों के बीच की दूरी आर दिया हुआ है। कितना दिया है? 0.06 मीटर दिया हुआ है। मटर 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 मटर, ये दे दिया मटर। अब देखो भाई, समान धारा एक ही दिशा में बह रही है, तो ये I1 बराबर I2 बराबर मान लें क्या है, I है। दोनों के मध्य प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला आकर्षी बल, प्रति मीटर F अपान का L, F अपान का L, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला आकर्षी बल दिया हुआ है कितना जी, 3 गुणे 10⁻³ न्यूटन। एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई में तो एफ बाई एल होता है, फार्मूले में एफ बाई एल पूछता है, या तो इसका डेरिवेशन, मैं आज बता दूं इसका डेरिवेशन भी बहुत पूछता है। तो यहाँ न्यूमेरिकल पूछेगा तो डेरिवेशन नहीं पूछेगा, डेरिवेशन पूछेगा तो न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, ख्याल रहे इसका। ये दिया हुआ है भाई, तो तार में बहने वाली धारा का मान क्या होगा यह हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है इसका, फार्मूला ये पढ़ना है कि एफ बाई एल इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान का आर होता है। इतनी बात अगर समझ में आ गई, फिगर समझ में आ गई हो तो फोटो खींचिए। अब मैं सीधे अप्लाई करने चल रहा हूं, इसको खींच लीजिए। म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान का क्या दिया जी, आर होता है इसका फार्मूला। लिख लिया सभी लोग? अब ध्यान सुनो, फार्मूला क्या होता है जी, एफ बटे में एल इक्वल टू म्यू नॉट अपान का 2 पाई I1 I2 अपान का आर, ये हमारा फार्मूला है। अब कहोगे सर याद कैसे करेंगे, एकांक लंबाई दिया ना, तो एफ बाई एल इक्वल होता है म्यू नॉट अप 2 पाई I1 I2, दो करंट है, दोनों के बीच की दूरी दिया हो आर, इतना ही पता है, सब चीज इसी में रख लेते हैं। तो म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान का आर होता है। जो जो क्वेश्चन में दिया है रख लेंगे, हमसे जो पूछ रहा है बता देंगे। एफ बाई एल कितना दिया भाई मेरे, एफ बाई एल देखो, एफ बाई एल 3 गुणे 10⁻³ 3 गुणे दिया हुआ है 3 गुणे 10⁻³ अब बात आता है इसकी वैल्यू क्या होगी। मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, होता है चूंकि, चलो मैं यही लिख देता हूं, म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू होता है 10⁻⁷। ये बताया गया आपको, म्यू नॉट अपान 4 की वैल्यू होता है 10⁻⁷। तो यहां दिया 2 पाई, 2 से गुणा कर लेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई 2। आपको मैं वहां जब डेरिवेशन कराया था तो न्यूमेरिकल के लिए ध्यान से रखिएगा। अब एक चीज मैं बताऊं, यहीं से नंबर ला ले रहा हूं, यानी कि म्यू नॉट अपान का 4 पाई है तो 2 पाई, और 2 को यहाँ भेज देंगे, 2 गुणे 10⁻⁷, ये हो जाता है। तो इसी चीज को मैं यहाँ बताने चल रहा हूँ फार्मूले के माध्यम से। यहाँ मल्टीप्लाई कर लूंगा, मल्टीप्लाई कर लूंगा तो हो जाएगा एफ बटे का एल, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान का 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा, इंटू में ये हो जाएगा एक 2 I1 I2 अपान का आर। समझे कि नहीं समझे? बस फिगर समझ लेना, यहां से म्यू नॉट की वैल्यू रखोगे, पाई रखोगे, बड़ा गोल गोल घूमते रह जाएंगे आप, आएगा नहीं। तो दिमाग लगाओ भाई, म्यू नॉट अपान 2 पाई दिया ना, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई का तो मुझे पता ही है, बना लेते हैं, ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, ये 2 चला गया यहाँ, 2 दूना हो जाएगा 4, म्यू नॉट अपान का 4 पाई, म्यू नॉट अपान का 4 पाई हो गया 2 I1 I2 अपान का आर। डायरेक्ट फार्मूला नहीं, फार्मूले को भी समझाना जरूरी है भाई। तो म्यू नॉट अपान का हो जाएगा 4 पाई, ये 2 बचा हुआ है I1 I2 अपान। अब वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू कितना दिया है जी, फिर गड़बड़ा गया, 3 गुणे 10⁻⁻3 कितना दिया है, 3 गुणे 10⁻⁻3, इसकी वैल्यू हो जाएगा 10 के पावर सॉरी इक्वल टू है ना, इज इक्वल टू 10⁻⁻7
ये हो जाएगा इंटू में ये हो जाएगा 2। करंट दोनों क्या जी, आई इंटू का आई, नीचे आर कितना दिया है, 0 पॉइंट शायद 0.06 मीटर, 0.06 मीटर, 0.06 मीटर दिया हुआ है। सारा वैल्यू ला के रख दिया हूं। अब कहोगे सर आई तो दूधू को दिख रहा है, दिखने दो भाई, चिंता करने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। ध्यान से सुनना, यहाँ ये 0.6 मैं ट्रांसफर करता हूं इनके पास मैं भेज रहा हूं, इनको मैं लिखूंगा 2 इंटू 10 के पावर -7। देखो 2 इंटू 10 के पावर -7, आई हो जाएगा 2 बार आई, तो आई की पावर 2 इज इक्वल टू ये है, इसके पास जा रहा है तो ये है 0.06, 0.06 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 10 के पावर -3 से, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 10 के पावर-3 से। बस बल्ले बल्ले आ गया भाई। तो आई स्क्वायर हो जाएगा 3618.2 अंक पे इंटू 10 के पावर-3। ये नीचे आ जाएगा 2 गुणे 10 के पावर-7 ला के रख लिया, इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, इसके पास जाएगा डिवाइड हो जाएगा। यही थोड़ा आगे पीछे भगाने में आपको दिक्कत होता है, तो भाई तरीका सीख लीजिए, तरीका सीखे रहेंगे तो काम आ जाएगा। ये 2 से काट लेंगे, 2 से काटेंगे 2 9 18, 0.2 अंक पे लगा है, ऐसे लगा लेंगे 2 अंक पे, तो ये होएगा 0.09 है, 10 के पावर-3, और ये ऊपर जाएगा 10 के पावर हो जाएगा +7। भाई 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कैलकुलेशन तो बनता ही है भाई। 0.09 10 के पावर-7 में 3 जा कितना बचेगा 4, 4 से गुणा करा लो मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 9 1 0 2 0 3 0 4 0, 0.2 अंक पे है, लगा लो यहाँ, यानी 900 आ गया। कितना गया भाई 900। तो आई इजक्वल टू सॉरी आई इजक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा 900, और फाइनली निकलेगा 9 का होता है 3 और 2 जीरो है तो 1 10, ये हो जाएगा फाइनली हमारा आई की वैल्यू हो जाएगा 30 एम्पियर। बहुत शानदार क्वेश्चन है, 30 एम्पियर आया हुआ है। एक बार ससरी निगाहों से देख लीजिए इसको, तब बताइए भाई, शुरू से देख लो क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। आर दिया हुआ है, I1 I2 बोला है, समान धारा एक ही दिशा में बोला है, यह बाई एल 3 गुणे 10 के पावर-3 न्यूटन दिया हुआ है। यहाँ मैं आपको फिगर बना के बता दिया हूँ, तो इसका फार्मूला जानना जरूरी है, तो वही फार्मूला लिखा हूँ। फार्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए मैं दो से क्या कर दिया हूँ, गुणा भाग कर दिया हूँ। म्यू नॉट अपन 4 पाई यहाँ बन गया है, हाई 2 यहाँ इसके पास आ गया है। म्यू नॉट अपन 4 पाई 10 के पावर-7, यह बाई एल 3 गुणे 10 के पावर-3, दो अपने सीट पर दोनों, ये दोनों आपस में बराबर है, आर रख लिया है। इसको मैं उधर ट्रांसफर कर लिया हूँ, इसको लिख लिया, उसको ट्रांसफर कर लिया हूँ, ये अपने साथ आ गया। आई स्क्वायर बताना है, हाई दोनों क्या हुआ, यहाँ गुणा हुआ है, इधर आएंगे तो भाग में आ जाएंगे। बाकी अब काट पीट लिया हूँ, 2 9 18 0.09 हो गया है। यहाँ से 10 के पावर-3 था, ऊपर जाएगा 10 के पावर+7, दोनों मिलके आएगा 10 के पावर-4, 10 के पावर-4 4 0 1 2 3 4, दशमलव लगाएंगे 2 अंक पे, 2 अंक पे लगा, यहाँ लगा लेंगे 900 आ गया, बाहर निकलेगा 30 हो जाएगा। 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। ये रहा हमारा आज का न्यूमेरिकल। कैसा लग रहा है भाई, थोड़ा सा बताएंगे आप, कैसा रहा ये न्यूमेरिकल, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके बाद देखिए कौन सा न्यूमेरिकल है, इसके बाद देखिए, चलो पहले एक करा दूं, इसके पहले वाला क्वेश्चन करा दूं। इसमें ये भी दिया हुआ है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम क्या है। ठीक है जी, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव जानना है, इसके नियम जानना है, तो भाई जानना पड़ेगा कि सबसे पहले प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता क्या है। ठीक है जी, तो चलते हैं बताने सबसे पहले प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो बाबू प्रकाश वैद्युत प्रभाव में आपने ये भी पढ़ा होगा क्या जी? चलो कुछ बताएंगे तो जरूर बताएंगे भैया। चलिए भाई बताते हैं इसको। अब ये दिया क्या है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव जैसे आप आजकल जितना देख रहे हो भाई, सोलर सिस्टम जो आ रहा है इसी पे डिपेंड है। तो मान लेते हैं कोई प्लेट है, थोड़ा सा ये मान लो कोई प्लेट है, कुछ समय के लिए मान लो ऐसे कोई प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है, इस प्लेट पर आ रहा है लाइट, इस प्लेट पे लाइट आ रहा है। जब प्रकाश किरण इस प्लेट पे गिरती है
ये सरफेस है इसका। तो इस सरफेस पे जैसे ही प्रकाश की किरण आती है, तो प्रकाश की किरण आती है तो क्या करता है, यह एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या करता है, स्टार्ट कर देता है। तो इसी को थियरी में लिखना है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। ठीक है, तो चलो भाई हम थियरी लिख के आपको दिखा देते हैं थियरी। तो इसको रेज करते हैं। तो आप चाहो तो फिगर बना सकते हो। ठीक है, तो थियरी में क्या लिखना है भाई, ध्यान से सुनिएगा। जब किसी धातु की सतह पर, क्या लिखोगे जी, जब किसी जब किसी धातु की सतह पर, धातु की सतह पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन आपतित होता है भाई, आपतित होता है, तो वह सतह उस प्रकाश को क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, उस प्रकाश को अवशोषित कर लेता है कर लेता है और उसके सतह द्वारा और उसके सतह द्वारा और उसके सतह द्वारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, उसके सतह द्वारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। इसी प्रोसेस को या इसी प्रक्रिया को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। अब कहोगे सर ये तो कुछ है नहीं, थोड़ा सा लिखना है भाई। मैंने क्या बोला कि जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन आपतित होता है, मान लो ये धातु की सतह है और इस पर प्रकाश की इलेक्ट्रॉन आपतित हो रही है, तो यह प्रकाश की किरण इस पे आएगी तो इस सतह को क्या करेगी, गर्म करेगी। जब ये हीट होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन सतह छोड़ के क्या होता है, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। बात समझ में आई? तो वही तो लिखा हूं, जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन आपतित होता है तो वह सतह उस प्रकाश किरण को अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके सतह द्वारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले पूछा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम लिखे। तो भैया इसके तो कई सारे नियम है, लेकिन दो नियम मैं बता दे रहा हूँ, ट्रिक से बता दे रहा हूँ। वो ट्रिक देखिए कितना शानदार है। चलिए यहां तक हो गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया जी? अब देखिएगा दो चीज है, पहला दिया है आवृत्ति, पहला क्या दिया जी, आवृत्ति, और दूसरा क्या है जी, दो चीज मैं बताऊंगा। एक आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, और एक होता तीव्रता को बढ़ाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो इसके नियम में क्या लिखोगे, इसके नियम में मैं पहला बता दूं, जब आपतित प्रकाश, जो आपतित प्रकाश बोलो या आपतित फोटान बोलो, तो आपतित फोटान की आवृत्ति बढ़ाने पर, ध्यान सुनो, आपतित प्रकाश की आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फ्रीक्वेंसी। आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन की या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की, बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की क्या होगा जी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ध्यान से सुनना, क्या बढ़ती है जी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। हमने क्या बोला जी, आपतित प्रकाश की फ्रीक्वेंसी ये हम बढ़ाएंगे तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है जी, बढ़ जाती है। दिमाग में रख लेना, फेंकू भाई फेंकू। तो
फकिंग भाई लिया है, फेकिंग लिखा है, एफ और के ई फेंको हो गया। तो ध्यान से सुनना कि यह एनर्जी बन रही है काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, जो आ रहा है प्रकाश, प्रकाश की आवृत्ति जितना बढ़ाते जाओगे उतना ही काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उसकी बढ़ती जाएगी, यानी गतिज ऊर्जा क्या होगी उसकी बढ़ती जाएगी। दूसरी बात आती है आपतित प्रकाश की। दूसरा रूल क्या है जी? आपतित प्रकाश की, ये हो गया आवृत्ति। अब तीव्रता बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं जी? तीव्रता। आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, इंटेंसिटी बोलते हैं, तीव्रता बढ़ाने पर, तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित होने वाले, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। मतलब तीव्रता बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे जी? तीव्रता बढ़ाएंगे तो नंबर्स ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, अरे भैया हिंदी लिखो, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देख लो, दो चीज बताया, दोनों दिमाग में गांठ बांध लो। दो चीज बड़ा दिक्कत होता है, कंफ्यूजन। सामने लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा जी? आवृत्ति, और ये कहाँ लिखा है? तीव्रता। दोनों दिमाग में बैठा लो कि पहला बोला है क्या बताएंगे जी? आवृत्ति बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे जी? आवृत्ति बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा जी? इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे उसकी आवृत्ति बढ़ाएंगे, जैसे जैसे उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, वैसे इसमें उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। ये हो गया, गतिज ऊर्जा बढ़ गई। दूसरी बात क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे धातु पर आपतित होने वाली तीव्रता बढ़ाएंगे, आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाएंगे तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बढ़ जाएंगे। समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया कि नहीं भाई? अभी यहीं तक खत्म नहीं हुआ है, अभी यहीं तक खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद ही बहुत कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन देखो फिर से एक बार, प्रकाश वैद्युत प्रभाव पूछा है तो ए लिख लोगे, ठीक है। फिर बोला है नियम लिखने के लिए तो ए लिख लोगे। 5 नंबर है, फ्री का तो देगा नहीं भाई। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण भी प्रूव करना भाई। अब ए हमें बताना है, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण को भी बताना है। इतनी बात समझ में आ गई। आज मैं आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण को प्रूव करने का ट्रिक बहुत शानदार तरीके से बताऊंगा, देखना। इसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है भाई? ध्यान से सुनना। सबसे पहले दिया क्या था जी? क्वांटम का सिद्धांत। हो गया यहां तक? यहां तक हो गया तो आगे देखो। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण प्रूव करने से पहले थोड़ी सी बात आपसे कर लिया जाए कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहता क्या है। ध्यान सुनना, अगर फिगर समझ में आएगा तो बताइएगा भाई। ए हो गया, यह कोई प्लेट है, धातु की प्लेट है। आइंस्टीन ने क्या कहा? कहा कि यहां से आ रहा है भाई इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन, ये आ रहा है, इसको हम बोलते हैं फोटान। क्या बोलते हैं जी? फोटान। और फोटान की ऊर्जा होती है एच न्यू। क्या होती है जी? एच न्यू। इसको लिखते हैं ई, ठीक है। जैसे यहां आता है तो यहां से कुछ पहले एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद से यहां निकलता है इलेक्ट्रॉन। क्या निकलता है जी? यहां से निकलता है इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई? तो उन्होंने कहा क्या कि सबसे पहले लिखोगे कि क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश जो आपतित होती है, आपतित प्रकाश इलेक्ट्रॉन के छोटे छोटे बंडलों के रूप में, पैकेट्स के रूप में आता है। और उन पैकेट्स में जो पैकेट्स के रूप में आता है, उन बंडलों को बोलते हैं फोटान। और फोटान की ऊर्जा होती है एच न्यू। तो ये तो थियरी पार्ट है, तो थोड़ा समय अभी मैं लिखूंगा तब डेव से कराऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, आखिर जब यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यह सरफेस इस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ले लेगा। तो कुछ अपना कार्यफलन में, उन्होंने कहा कि कुछ अपना कार्यफलन करने में और बाकी
गतिज ऊर्जा में ये परिवर्तित कर देता है। यानी जो फोटान की ऊर्जा है वो दो पार्ट में बट जा रही है। पहला क्या है जी कि कार्यफलन में, दूसरा क्या है जी तो गतिज ऊर्जा में। यही हमें बताना है। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है यही बताना है। लिखना है क्वांटम सिद्धांत के अनुसार। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्या बोला कि प्रकाश विकिरण, प्रकाश, प्रकाश आपतित प्रकाश या प्रकाश विकिरण, प्रकाश विकिरण ऊर्जा के छोटे 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 बंडलों के रूप में, छोटे छोटे बंडलों के रूप में आती है, आती है, जिसे जिसे फोटान कहते हैं, जिसे फोटान कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं फोटान कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और यह फोटान, आपतित फोटान की ऊर्जा दो भागों में विभाजित हो जाती है। देखो, आपतित, आपतित फोटान, तीन पार्ट में करते हैं। फोटान की ऊर्जा, ऊर्जा दो भागों में वितरित होती है भैया, दो भागों में वितरित होती है। बस इतना दिमाग में रखना कि लिखना भाई कि क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स यानी कि बंडल के रूप में आती है, जिसे हम फोटान बोलते हैं। और उसी फोटान की ऊर्जा क्या होती है एच न्यू। अब देखो, यह जो इतना एनर्जी यहाँ इसके पास आया है, अब होता क्या है मेरे भाई, यहां से आने के बाद यह दो पार्ट में बट गया। पहला क्या, इसका कार्यफलन, पहला क्या इसका कार्यफलन डब्ल्यू नॉट, और दूसरा क्या गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया। तो यानी कि यह एनर्जी थी दो पार्ट में बट गया। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहला लिखूंगा जी कार्यफलन में। पहला क्या जी कार्यफलन में, कार्यफलन में। कार्यफलन क्या होता है भाई कि मान लो जैसे आप अपने क्लास रूम में बैठे हो, 10 लोग बैठे हैं, तो एक गेट के पास होंगे, उसके पीछे डेस्क लगा है ना, मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ डेस्क आगे डेस्क लगा हुआ है और गेट है पीछे। तो जब भागना होगा, जैसे भूकंप में भागे थे हम लोग, तो ऐसे पीछे की तरफ, तो आगे वाला पहले भागेगा, तो उसके पीछे वाला भागेगा, उसके पीछे सबसे लास्ट में हमको भागना पड़ेगा, गेट पीछे दिया हुआ है। तो कहने का मतलब उस गेट को पार करने में, उस गेट को पार करने में जो आगे वाला होगा वो जल्दी पहुंच जाएगा, पीछे वाला होगा थोड़ा टाइम लगेगा, और हमको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। तो हमारा कुछ एनर्जी यहां से वहां तक जाने में खर्चा हो जाएगा। तो वही होता है कार्यफलन। सबका करप्शन अलग होता है कि एनर्जी को सरफेस तक आने में भाई कितना एनर्जी लगता है, कितना कार्य करना पड़ता है। तो कार्यफलन होता है डब्ल्यू नॉट इक्वल टू एच के साथ न्यू नॉट, डेट इक्वेशन क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। जहां न्यू नॉट क्या है जी, जहां न्यू नॉट क्या है देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति, इसको बोलते हैं हम लोग देहली आवृत्ति के नाम से जानते हैं। पहला हो गया। दूसरा कहाँ जी, दूसरा कहाँ खत्म होता है, दूसरा खत्म होता है गतिज ऊर्जा में, यानी कि अधिकतम गतिज ऊर्जा। दूसरा कहाँ खत्म होता है जी, गतिज ऊर्जा में ले लेता है। तो गतिज ऊर्जा होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा जी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लेके आएंगे हम 1/2 एम वी मैक्स का स्क्वायर। यह इक्वेशन हो जाएगा मेरा 2। दोनों समझ में आ गया कि नहीं। अब आइंस्टीन ने कहा तो भैया तो हम तो दिए थे ई, तुम कह रहे हो दो पार्ट में बट गया, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, दोनों ही आपस में बराबर हो जाएंगे भाई। यहां देखो समीकरण 1 व 2 से क्या होगा जी, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी
कुल जो एनर्जी होगा फोटान, तो वो होता है हमारा क्या जी, ई दिया हुआ है। ई बट जा रहा है एक वर्क फंक्शन में और एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में, मैक्सिमम ऊर्जा में, काइनेटिक एनर्जी में। दो पार्ट में बट गया, दोनों को ले लो। ई क्या दिया है जी, एच का न्यू, ई एच का न्यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है एच का न्यू नॉट दिया हुआ है, और ये दिया है हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो प्रूफ क्या करना है, देखो हाफ एम भी मैक्स स्क्वायर दिया हुआ है, मैं इसको अपने सीट पर लिख दिया हूं, इनको इनके पास भेज रहा हूं, तो ये हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर हाफ एम ही मैक्स का स्क्वायर। देखो अब मैं जस्ट इसके बाद लिखूंगा दोनों में हाफ एम भी मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू एच, दोनों में कॉमन है न्यू माइनस का न्यू नॉट, न्यू माइनस का न्यू नॉट। देखो भाई शायद यही प्रूव करना है, यही हाफ एम भी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस का न्यू नॉट, इसी को बताना है। प्यार प्यार से आ गया कि नहीं आ गया? कितना आसान था भाई। पहले देखो क्या करना है, पहले आप देखिए करना क्या है, उसके बाद में बता रहा हूं। तो सबसे पहले पूछा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव हमने बताया कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है जी, कि जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन आपतित होता है तो वह सतह उस प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और उसके सतह द्वारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नाम से जानते हैं। पहली बात। फिर बोला इसके नियम लिखिए, तो कई नियम है, दो नियम आप लिख देना। पहला बाबू, दो नियम कहाँ गया, कहाँ गया नियम, हुआ कहाँ गया जी, नियम कहाँ गया? ठीक है जी, इसके दो नियम, ये आ गया। देखो भाई नियम हम लिखे थे, नियम किधर, दाया, हाँ यहाँ है। दो नियम, दोनों नियम देखो, आपतित प्रकाश की आवृत्ति और दूसरा आपतित प्रकाश की तीव्रता। जब उसकी आवृत्ति आने वाली प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। दूसरा तीव्रता बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। मतलब तीव्रता बढ़ाओगे तो संख्या बढ़ रही है और आवृत्ति बढ़ाओगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। बस ये दो लाइन याद कर लेना, एक ए वाला एक ए वाला। ये दोनों पॉइंट रखना दिमाग एकदम कंसंट्रेट करके कि आवृत्ति बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, आवृत्ति बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बढ़ती है, ओनली गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ध्यान रहे। दूसरा तीव्रता बढ़ाएंगे तो केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती है। अब बात आती है अगला, अब हमें करना क्या है जी, इसके बाद ये करना था कि हमें बताना है आइंस्टीन का इक्वेशन को प्रूव करना है। तो हमने बोला आइंस्टीन इक्वेशन का प्रूव करना है, एक छोटा सा फिगर बनाना कि मान लो यह लाइट आ रही है, इस सन से आ रही है, लो भाई सन से लाइट आ रही है, सन से लाइट आ रही है तो भाई रेडिएशन ये आ रहा है, विकिरण आ रहा है, तो इसकी एनर्जी होती है एच न्यू, जिसको फोटान बोला जाता है। फिर ये निकलता है दो पार्ट में डिवाइड, एक कार्यफलन और दूसरा किस में जी, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में। वही लिखा हूं, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में आती है, जिसे क्या होता है, फोटान के नाम से जाना जाता है। आपतित फोटान की ऊर्जा दो भागों में वितरित होती है। पहला दिया है कार्यफलन में, डब्ल्यू नॉट बराबर एच न्यू नॉट होता है। डब्ल्यू नॉट हमारा वर्क फंक्शन कार्यफलन दिया हुआ है, न्यू नॉट हमारा देहली आवृत्ति है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। दूसरा दिया है गतिज ऊर्जा में, तो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम भी स्क्वायर, भाई मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम स्क्वायर लिख लेंगे। ये हो जाएगा समीकरण एक और दो से। टोटल जो एनर्जी होगा कितने पार्ट में डिवाइड हुए, दो पार्ट में, सम कर लेंगे, यानी कि जो यह ए वाला होगा ई डब्ल्यू नॉट और काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। ई डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी है भाई, तो एच न्यू ई की वैल्यू, इसकी एच न्यू नॉट, इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्स। काइनेटिक एनर्जी मैक्स बताना है, मैं इसको इधर ट्रांसफर कर लिया हूँ, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो भाई एच कॉमन ले लेंगे, न्यू माइनस का न्यू नॉट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां से और भी पूछ लेता है कभी कभी, तो न्यू इक्वल टू होता है सी बाई लेमडा, न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लेमडा, एंड न्यू नॉट हो जाएगा सी बाई लेमडा नॉट। समझ में आ गया? एक नया फॉर्मूला बता लेते हैं भाई, एक और बता दे रहे हैं हम आगे भी, अगर पूछ लेता है तो क्या करोगे, इक्वल टू ए एच, न्यू की वैल्यू क्या होगा, सी बाई लेमडा माइनस सी बाई लेमडा नॉट। अगर आपसे पूछ लेता है तो घबराइएगा नहीं, सेम वही प्रोसेस आइएगा। न्यू की वैल्यू होता है सी बाई लेमडा और इसकी होगा सी बाई लेमडा नॉट, तो फाइनली मिल जाएगा 1/2 एम भी मैक्स, एम भी मैक्स
मैक्सिमम अधिकतम का होल स्क्वायर इक्वल टू एच, यहाँ भी सी यहाँ भी सी, बाहर निकाल लेते हैं, 1/λ माइनस 1/λ नॉट। ये लो भाई, ये भी कभी कभी पूछ लेता है तो घबराइएगा नहीं, ये भी आप कर लेंगे, ऐसा हम आपसे उम्मीद करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, नाभिकों का वर्गीकरण, नाभिकों का वर्गीकरण दिया हुआ है, नाभिकों का वर्गीकरण। तो प्रत्येक का उदाहरण देते हुए विशेषताएं लिखना भाई। तो नाभिक का वर्गीकरण कैसे किया गया, मैं आपको शॉर्ट तरीके में बता दूं कैसे याद करेंगे। नाभिकों का वर्गीकरण, ठीक है, कितने पार्ट में है जी भाऊ? 3 पार्ट में है। दूसरा क्या है जी? पहला क्या है? समस्थानिक, समस्थानिक सब पढ़ाया गया भाई। दूसरा क्या है? समभारिक, समभारिक। और तीसरा क्या है? समन्यूट्रॉनिक, समन्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉनिक। आइसोटोप्स इसको क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स इसको बोलते हैं आइसोबार्स, इसको बोलते हैं आइसो न्यूट्रॉनिक। 3 है भाई, समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक। तो समस्थानिक क्या होते हैं सुन लो, लिखना क्या है। समस्थानिक में लिखोगे ऐसे परमाणु या ऐसे तत्व, समान प्रकार के तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या होगा? समान हो, लिख देते हैं समस्थानिक, समस्थानिक। ऐसे परमाणु, परमाणु जिनके, जिनके परमाणु क्रमांक, जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो, समान हो, लेकिन, लेकिन द्रव्यमान संख्याएं, लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो, द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो, तो वे, तो वे समस्थानिक कहलाते हैं। समस्था, तो वे समस्थानिक कहलाते हैं, तो वे समस्थानिक कहलाते हैं। मतलब जिनके परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु भार क्या है? अलग अलग है, समान लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो? परमाणु भार लिख देते हैं, कई लोगों को दिक्कत हो जाएगा। जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार, कहेंगे आ गया कहां से? परमाणु भार क्या हो? भिन्न भिन्न हो, तो क्या कहलाएंगे? तो कहलाएंगे समस्थानिक। एग्जाम्पल देख लो भाई, 1H1, 1H2 और 1H3। आपको मैं नाम भी बताया था। अब देखो इसको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। समझ में आ गया? प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। फिर बोलता है कि इसकी विशेषताएं बता दो, विशेषताएं। तो भाई इनकी जो रासायनिक क्वालिटी है, ये फिजिकल एक होता है भौतिक और एक होता है रासायनिक। तो इनकी जो रासायनिक प्रक्रियाएं समान है, लगभग रासायनिक गुण क्या है? समान है। इसलिए पीरियोडिक टेबल में, यानी कि आप जो पढ़े होंगे पीरियोडिक टेबल, उसमें हाइड्रोजन को एक ही जगह रखा गया, एक ही जगह किनारों पर रखा है सबसे पहले। और आपको पता है हाइड्रोजन एक है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, याद कर लेना भाई, न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इसमें बोलो भाई यहाँ न्यूट्रॉन एक भी नहीं होगा। देखो यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, सबका नीचे वाला समान है, परमाणु क्रमांक समान है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है? 3 है। सबकी परमाणु भार जो क्या है? अलग अलग है। बात समझ में आ गई? ये हो गया समस्थानिक। सिक, तो इनके गुण में इनकी भौतिक गुण, रासायनिक गुण आप लिख लीजिएगा, ठीक है जी। फिर होता है समस्थानिक व समभारिक, समभारिक, समभारिक आइसोटोप्स और ये आइसोबार, आइसोबार्स। वे परमाणु, वे परमाणु जिनके, जिनके क्या था जी? अब यहां था परमाणु क्रमांक, वहां क्या जगह? द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार। वे परमाणु जिनके परमाणु भार, परमाणु भार समान हो, उल्टा चल लो, समान हो, लेकिन,
परमाणु क्रमांक, लेकिन लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, तो वे समभारी कहलाते। नाम से स्पष्ट है, समभारिक, तो वे समभारी कहलाते हैं। समझ में आ गया। इसमें देखो भाई अलग अलग होंगे लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्याएं क्या होती हैं, सेम होती हैं। मतलब वही है, अलग अलग, ऊपर वाले सेम है। जैसे मैं कह दूं 1h3 पढ़े हो, 2He3 भी होता है। तो देखो भैया, ये देखो हीलियम, और दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये होता है ना। तो आपको एग्जाम्पल से याद करना है। एग्जाम्पल सेट किए रहोगे तो मजा आ जाएगा, एग्जाम्पल सेट नहीं किए होगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं पूरा ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक आ गया है तो बताइए, यहां तक आ गया हो तो बताइए। समस्थानिक, संभारिक, ऑक्सीजन और फ्लोरीन हो गया। अब ले लो। तो और भी इसके एग्जाम्पल हैं, लिख लीजिएगा। तो समस्थानिक, संभारिक, टाइम तो कम है भाई, ए एक आ गया, ये तो भाई दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में, ठीक है। ये देख लो। तो मैं आपको क्या बताया हूं, समस्थानिक बता दिया हूं, समभारिक बता दिया हूं, समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक समझा दे रहा हूं कि ऐसे परमाणु जिनमें ना ही तो द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं, ना ही उसकी परमाणु क्रमांक समान होता है, लेकिन उसमें होता यह है न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, बस उसी से मतलब है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालोगे जी, देख लो। एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूं, बस एग्जाम्पल क्या क्या दिया हुआ है। 11 सोडियम 23, 12 मैग्नीशियम 24, 11 सोडियम 23, 12 मैग्नीशियम 24। देखो यहां ध्यान से सुनना, यहां 11 यहां 12, अंतर अलग अलग है। यहां 23 यहां 24, समान है नहीं, लेकिन 23 माइनस 11 हो जाएगा 12, और 24 माइनस 12 हो तभी कितना हो जाएगा 12। न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या होता है, ये होता है जेड, ए माइनस का जेड। ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा लेते हैं, 23 माइनस 11, 24 माइनस 12, दोनों में क्या आ जाएगा, सेम सेम आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। भाई लेट हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कल समान इसी ऐसे ही शानदार क्वेश्चन के साथ। देखता हूं तो मैं छटवा दे रहा हूँ क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को कर लिया जाएगा। ठीक है भाई, कैसा लगा आज का वीडियो जरूर कमेंट में बताइएगा। और चैनल पे पहली बार है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन दबा दीजिए जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। भाई जो भी आप कह रहे हैं, मैंने बोला था टॉपिक बता दीजिएगा, टॉपिक हमने नहीं बताया तो देख लेना, आज कमेंट में लिख लेना कौन सा टॉपिक चाहिए। साथ ही साथ नहीं तो मैं अपने हिसाब से तो पूरा बताऊंगा ही, ठीक है। आप निश्चिंत रहे, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, ओके, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।